अच्छा, पहला एमसीक्यू तो क्वाइट सिंपल है। 45 क्या बोल रहा है? द टेबल शोज द, अच्छा आप कैलकुलेटर अपने साथ रख लो प्लीज, सही है। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, मुझे भी थोड़ी बहुत चीजें बताते रहना। द टेबल shows the total utility gained by the consumer as they consume more apples, ठीक है। At which level of consumption would be the marginal utility zero? तो मुझे एक और यहाँ पर वो बनाना पड़ेगा सेक्शन। तो इस सेक्शन में मैं एमयू लिख देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट में तो जब मैंने कोई यूनिट कंज्यूम ही नहीं करा तो एडिशनल यूटिलिटी तो कुछ भी नहीं होगी, जीरो भी नहीं लिखूंगा मैं, डैश में लिखूंगा। अच्छा, जब मैं 0 से 10 आया तो एडिशनल यूटिलिटी 10 थी, 10 से 18 आया तो 8 हो गई, 18 से 24 आया तो 6 हो गई, 24 से 28 आया तो 4, 28 से 30 आया तो 2, और 30 से जब 30 आया तो 0। इस पॉइंट पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो रही है। तो जिस पॉइंट पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है उस पॉइंट पे मेरी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होती है। तो ये यही पूछ रहा है कि यूटिलिटी 0 कहाँ पर होती है, तो मैं बोलूंगा 6 पे। तो आंसर होगा मेरा होगा डी। कोई मसला है यहाँ तक? सिंपल एमसीक्यू, सही है, क्लियर है ये? 7 हो सारे? अच्छा, ये तो बहुत आसान था। 46, सेलिना हैज एन इनकम ऑफ $100। एक लड़की है भाई, $100 पे कमाती है, सही है। बाइज फूड एंड ड्रिंक, 10,000 रुपए ये खाने और पीने पे उड़ा रही है, सही है, नो इशू मामा। अच्छा, द प्राइस ऑफ अ यूनिट ऑफ फूड इज $2 वाइल द प्राइस ऑफ अ ड्रिंक इज $1। मतलब एक फूड $2 का है और एक ड्रिंक $1 की है, ठीक है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेंडिंग वुड सजेस्ट दैट सेलेना वांट्स टू सेव सम ऑफ हर इनकम? मतलब कह रही है कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है मेरा दोनों गुड्स का जिसमें मेरी इनकम थोड़ी मेरी जेब में बच जाए। अब ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? लेट्स से कि मैं पहले कॉम्बिनेशन में 20 फूड कंज्यूम कर रहा हूं, तो 20 का मतलब है कि एक फूड अगर मुझे $2 का पड़ रहा है तो 20 फूड कंज्यूम करूंगा तो कितने डॉलर के पड़ेंगे? $40 के पड़ेंगे। 30 करूंगा तो $60 के पड़ेंगे। 40 करूंगा तो $80 के पड़ेंगे, और 50 करूंगा तो $100 के पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ड्रिंक का देख लेते हैं। 50 ड्रिंक लूंगा तो $50, ये $40, $20 और ये $10। 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 20 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 1। अच्छा, अब टोटल इनकम देख लेते हैं। पहले कॉम्बिनेशन में मैं पूरे अपने $90 खर्च कर रहा हूँ, दूसरे कॉम्बिनेशन में मैं $100 खर्च कर रहा हूँ, तीसरे कॉम्बिनेशन में मैं $120 खर्च कर रहा हूँ, और चौथे कॉम्बिनेशन में भी मैं $110 कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरे पैसे बच कर रहे हैं। मेरी इनकम अगर $100 है तो मेरे पैसे बच कौन से कॉम्बिनेशन में? कॉम्बिनेशन ए में मेरे पैसे बच रहे हैं। मैंने कॉम्बिनेशन ए में अपना पूरा इनकम नहीं उड़ाई, थोड़े बहुत पैसे मेरे पास अभी भी बच गए, मेरे पास $10 अभी भी बच गए। तो मेरा आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। क्वाइट सिंपल एमसीक्यू था, बेसिक मैथ थी, इसमें कोई लॉजिकल कोई चीज नहीं है, ए टू से कोई इसका लिंक नहीं है, सिंपल एमसीक्यू है भाई। मैथ का नहीं आता था जो सिलेबस दी मैं, उस तरह का एमसीक्यू है। अच्छा, 47, 47 क्या बोल रहा है? अ टीचर करंटली अर्न्स $30,000 बट वुड बी विलिंग टू कंटिन्यू टू डू द जॉब प्रोवाइडेड शी अर्न एटलीस्ट 25,000। मतलब ये कह रहा है कि ये टीचर 25,000 में मिनिमम काम करने के लिए तैयार है। तो मिनिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट हो गई है, ये मेरी ट्रांसफर एंडिंग में कह सकता हूँ, ये 25,000 मेरी ट्रांसफर एंडिंग है। She prefers to stay in a teaching job than change to her next best alternative employment as an accountant where she would earn 40,000। where she would earn 40,000। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं अपनी एज अ टीचर जॉब की बात करता हूँ, अगर मैं एज अ टीचर जॉब की बात करता हूँ तो मैं 25,000 कमाने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे मिल 30,000 रुपए रहे, मुझे मिल 30,000 रुपए रहे। इसका मतलब है कि इस केस में मेरा जो 5,000 है, ट्रांसफर एंडिंग से जो ऊपर भी मिलता है वो कितना होता है? इकोनॉमिक रेंट होता है। तो इसके ऊपर मैं जितना भी कमा रहा हूँ मेरा सारा इकोनॉमिक रेंट है। तो ये पहले ऑप्शन में मुझे ये चीज बोली हुई है, हर इकोनॉमिक रेंट एज अ टीचर, हर इकोनॉमिक रेंट एज अ टीचर। मैंने 45 से स्टार्ट कराया लारे। इकोनॉमिक रेंट एज अ टीचर कितना है? 5,000, सही है। तो इकोनॉमिक रेंट एज अ टीचर कितना हो गया? 5,000। ये जॉब 30,000 इसको दे रही है, पर ये 25,000 में काम करने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब है 5,000 इसको एक्स्ट्रा मिलने, डेट इज हर इकोनॉमिक रेंट। क्लियर है? 47 भी हो गया, तो 2 एमसीक्यू को जल्दी हो गए। आगे बढ़ते हैं। 48, 48 अब ये देखो, हाँ मामा सही है। The table shows the number of workers employed by 4 firms in the same industry, the average number of hours worked each day and the total output each firm produces each day। सही है। अच्छा, which firm workers has the highest productivity? देखो जब भी मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी देखनी होती है ना,
जब भी मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी देखनी होती है तो या तो मैं प्रोडक्टिविटी देखता हूँ पर लेबर आवर, या मैं प्रोडक्टिविटी देखता हूँ अपनी पर मशीन आवर, या मैं इसको पर लेबर भी देख सकता हूँ, या मैं इसको पर मशीन भी देख सकता हूँ। तो बहुत तरीके हैं प्रोडक्टिविटी देखने का, पर सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है? ये वाला है। ये वाले दो सबसे बेस्ट तरीके हैं, ये वाले सबसे दो बेस्ट तरीके हैं, पर लेबर आर या पर मशीन आर। इससे आपको अपने लेबर की असल एफिशिएंसी पता चलती है कि ये 1 घंटे में मुझे कितना काम करके दे रहा है। मैं घंटा क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि ग्लोबल लेवल पे लेबर को वेज दी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान में सैलरी का कॉन्सेप्ट है, पर ग्लोबल लेवल पे दिहाड़ी दी जाती है 1 घंटे की। तो मैं ये देखता हूँ कि मुझे 1 घंटे में ये कितना रिटर्न दे रहा है, तो मैं उस हिसाब से डिसाइड करता हूँ। अच्छा, इसलिए मुझे नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आवर्स पर डे। तो मुझे बताओ, अगर एक दिन में मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, एवरेज नंबर देखो, ये एवरेज नंबर है। एवरेज नंबर का मतलब ये है कि एक लेबर 8 घंटे काम करता है, सही है, एक लेबर 8 घंटे काम करता है। तो मुझे बताओ 4 लेबर कितने घंटे काम करेंगे? एक लेबर अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो 4 लेबर कितने घंटे काम करेंगे? 32। एक लेबर 7 कर रहा है तो 5 कितने करेंगे? 35। ये आ गया 42 और ये आ गया 63। तो ये मेरे पास टोटल लेबर आवर्स आ गए, ये मेरे पास टोटल लेबर आवर्स आ गए। 47 मैंने करा तो दिए, सही है, 47 का ये है। तो तुम लोग कहाँ रोक देते हो मुझे? अच्छा, 40 सारे मैंने निकाल लिए। फिर मुझे क्या करना है? मुझे इस एवरेज नंबर ऑफ आवर्स को जो मैंने अपने निकाले हैं, ये 32, 35, 42, 63, इन सबको इससे डिवाइड करना है, इन सबको इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 320 को अगर मैं 32 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा? 320 को 32 से डिवाइड करूंगा, 10 आएगा। 1 घंटे में लेबर 10 दे रहा है। 420 को 35 से करूंगा तो कितना आएगा? 12। 462 को 42 से करूंगा तो कितना आएगा? 462 को 11, और 630 को अगर 9 से करूंगा तो, अच्छा 63 से तो 10 ही आएगा। तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कहां पर है? इस पॉइंट पे है। ये 12 मेरी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है ना, तो आंसर क्या होगा? बी। सिंपल एमसीक्यू। मसला कोई? अच्छा भाई, 49 पे आ जाता हूँ। क्लियर है सबको ना? ये भी मैथ थी यार। ठीक है, अच्छा, और मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, मैं सबसे सही तरीका दिखा रहा हूँ, ठीक है। A firm is operating in perfect competition. What will be the effect of the firm's revenue if it increases output by 5%? अगर मैं क्वांटिटी को 5% से बढ़ाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू भी तो 5% से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो मेरी प्राइस होती है वो अनचेंज होती है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। बहुत आसान एमसीक्यू है, बहुत एएस लेवल का ये। रेवेन्यू अनचेंज क्यों होगा भाई? क्वांटिटी अगर बढ़ेगी 5% से तो रेवेन्यू भी तो 5% से बढ़ेगा। प्राइस अनचेंज होती है ना। ये वाला ग्राफ नहीं बनाते हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं टी आर, यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटी। ये ओरिजिन से जो मैं लाइन खींचता हूँ टी आर की, ये यही तो शो करती है कि अगर मैं 10% से, लेट से मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है तो मेरी क्वांटिटी भी 10% से बढ़ रही है। तभी तो मैं इसको ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ, तभी तो मैं इसको ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा आंसर होगा बी। तो ये सिंपल एमसीक्यू था ये। तो रेवेन्यू और क्वांटिटी में प्रोपोर्शनेट चेंज आता है। 50 पे आ जाते हैं, 50 पे आ जाते हैं, 50। The table shows the total utility that an individual obtains from consuming different quantities of a good. अच्छा भाई, the individual's marginal utility of money is $1 equals to 3 units of utility. इसका मतलब है MU पर डॉलर। MU पर डॉलर, MU पर डॉलर क्या है मेरा? 3। तो अगर मैं MU ओवर प्राइस लिखता हूं तो मेरा MU ओवर प्राइस का आंसर क्या आएगा? 3। सही है। अच्छा भाई, अगर प्रोडक्ट की प्राइस, ये MU है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस इसने बोली हुई $4 है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस $4 है और ये मेरा MU पर डॉलर 3 है, तो मेरा MU कितना होना चाहिए? मेरे MU का आंसर क्या आएगा? 12। सही है। मेरा MU कितना होगा? $4 पे मेरा MU कितना होगा? 12 होगा। इस इक्वेशन को देखो, अगर ये इक्वेशन जो मैंने बनाई है, मैंने MU इक्वल्स टू प्राइस डिवाइड बाय प्राइस को इक्वल्स टू 3 करा, क्योंकि इसने मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। फिर मैंने MU को डिवाइड बाय $4 करा, मल्टीप्लाई बाय 3 और इक्वल्स टू 3। तो मुझे MU मिल जाएगा। मेरा MU कितना होगा? 12। अब इस टेबल के हिसाब से देख लेते हैं। शुरू में मेरा MU 20 था, फिर मेरा 16 हो गया, फिर मेरा 14 हो गया और फिर मेरा 12 हो गया। मेरा 12 किधर हो रहा है? इस यूनिट पे हो रहा है। चौथे यूनिट पे 12 हो रहा है।
तो व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द गुड दैट इंडिविजुअल विल बाय व्हेन इट्स प्राइस इज $4? मेरा आंसर क्या होगा? 4 यूनिट्स। सही है, 4 यूनिट्स। तो ये करने का तरीका ये, कोई मसला? कोई मसला है तो बता दो भाई। नहीं आया समझ? ये जो इसने मुझे दिया हुआ है ना, ये मेरा MU पर डॉलर है। तो $1 इक्वल्स टू 3 मेरा MU पर डॉलर है। इसका मतलब है मुझे MU डिवाइडेड बाय प्राइस का आंसर इसने मुझे दे दिया 3 है। इससे मुझे फिर बोला गुड की प्राइस $4 है, तो मुझे प्राइस मिल गया। अगर मुझे प्राइस दिया हुआ है, मुझे MU पर डॉलर दिया हुआ है, तो मुझे MU मिल जाएगा ना। तो मेरा MU क्या होगा? 12। और जब मेरा MU 12 है तो मैं इस टेबल को कंप्लीट करूंगा और मैं देखूंगा कि मेरा MU 12 का आ रहा है। जहां पर मेरा MU 12 आ रहा है मैं उतने गुड्स को कंज्यूम करूंगा। खत्म। सिंपल MCQ है बहुत। और तरीका इसका यही होता है, हर MCQ का तरीका यही होता है। ये वाले जितने भी ऐसे MCQ है ना, सारे सेम मेथड से होते हैं। तो 50 भी हो गया, 51। ये वाला देख लेते हैं भाई अब। The schedule shows the short run marginal cost of producing good X. ठीक है। Given that the total fixed cost is $10, what level of output minimizes average total cost? ये जरा सोचना पड़ेगा, सोचो। ये जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है ना, ये एक तरह से इसको अज्यूम कर लो ये वेरिएबल कॉस्ट है, सबसे पहला टोटका। इस मार्जिनल कॉस्ट को अज्यूम कर लो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। सही है। यहां तक समझ आया? अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट निकालेंगे। सही है, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे टोटल कॉस्ट? करेंटली मेरी कितनी है? 60। अगर 50 पे 10 को ऐड कर दूं, अच्छा, फिर कितनी हो जाएगी? सोच के बताना मुझे। 100। 60 में 40 ऐड करूंगा तो 100 हो जाएगी। 100 में 20 ऐड करूंगा तो 120 हो जाएगा। 120 में 20 ऐड करूंगा तो 140 हो जाएगा। और 140 में 60 ऐड करूंगा तो 200 हो जाएगा। ये मेरी सारी टोटल कॉस्ट आ गई। ये मेरी सारी टोटल कॉस्ट आ गई। सही है। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा? 60 को डिवाइडेड बाय 1 करूंगा तो कितना आएगा? 60 आएगा। 100 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 50 आएगा। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? ये मैं अपनी एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूँ। ये मैं अपनी एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूँ। मैं अपनी टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर रहा हूँ यूनिट से। तो 60 को डिवाइड करा 1 से मेरा 60 आया। 100 को डिवाइड करा 2 से मेरा 50 आया। इसी तरह मैं 120 को डिवाइड करूंगा 3 से, क्या आएगा? 120 को डिवाइड बाय 3 करूंगा तो क्या आएगा? 40 आएगा। 140 को डिवाइड बाय 4 करूंगा, बता दो भाई, 35। और 200 को डिवाइड बाय 5 करूंगा तो 40। अब देखो मिनिमाइज कहां पर हो रही है? मिनिमाइज कहां पर हो रही है भाई? 35 पे हो रही है। 35 पे यूनिट कौन सा है? 4। तो आंसर क्या होगा? सी। समझ आ गया? डी क्यों होगा? 5 यूनिट नहीं हो सकता भाई। सही है, सिंपल, आसानी से हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या करा? मैंने पहले यूनिट पे 10 ऐड करा, मेरे पास 60 आ गया। फिर मैंने हर 60 पे 40, 20, 20 ऐड करा। ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। मैंने इन टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करना शुरू कर दिया। ये सारे मेरे पास आ गए। मैंने देखा सबसे लोएस्ट कौन सी है? 35। तो ये मेरा आंसर है। 35 आ गया 4 पे, तो 4 पे मेरा आंसर है सी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आज ये एमसीक्यू मैं तुम लोगों को करा चुका हूँ, मैं वापस करा देता हूँ। इन द डायग्राम PQ इज अ कंज्यूमर्स ओरिजिनल बजट लाइन। तो ये मेरा PQ ओरिजिनल बजट लाइन है। इसको थोड़ा स्केच कर लेते हैं सही से। द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम $80 to $120. At the same time, the prices of X and Y change. If the consumer's budget line is now RS, what are the new prices of X and Y? मेरी नई बजट लाइन RS है, तो मुझे देखना है कि RS पे मैं मैक्सिमम यूनिट्स Y के इतने खरीद रहा हूँ, X के इतने खरीद रहा हूँ। अच्छा भाई, लेट्स से मेरी प्राइस ऑफ X अगर 4 है, अगर मेरी प्राइस ऑफ X अगर अभी 4 है, तो नोटिस करो कि अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई बाय 20 करता हूं, मेरा आंसर क्या आएगा? 4 को अगर मल्टीप्लाई बाय 20 करूंगा, अगर मैं अपनी पूरी इनकम गुड एक्स पे उड़ा दूंगा, अगर मैं अपनी पूरी इनकम गुड एक्स पे उड़ा दूंगा, तो मैं मैक्सिमम $80 खर्च कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं पूरे अभी खर्च नहीं कर रहा, तो ए आंसर नहीं हो सकता। आंसर ए नहीं हो सकता। अगर प्राइस ऑफ एक्स 6 है, अगर प्राइस ऑफ एक्स 6 है और मैं 6 को अगर 20 में मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 20 का मतलब क्या है कि मैं अपनी पूरी इनकम गुड एक्स पे उड़ा रहा हूं, ये मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ गुड एक्स है। अगर मैं 6 को 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 120 आ गया, तो मुझे 1 पॉइंट मिल गया। अब मैं इसको y से कंफर्म कर लेता हूं।
मेरे गुड वाई की प्राइस है 10, और अगर मैं अपनी पूरी इनकम अगर गुड वाई पर उड़ा दूं तो मैक्सिमम 12 खरीद सकता हूं, तो वापस मेरे 120 उड़ेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 120। तो इन दोनों पॉइंट्स में मेरी पूरी पूरी इनकम जा रही है, इसका मतलब है मेरा आंसर क्या होगा, बी। तो ये तरीका क्या है करने का, मैक्सिमम यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, या तो इससे या तो इससे, किसी एक से भी अगर कर देते ना और तुम्हारी इनकम अगर 120 आ जाती तो तुम्हारा वही आंसर होता। सही है, किसी एक से भी अगर मल्टीप्लाई कर देते और तुम्हारी इनकम अगर 120 आ जाती तो वही आंसर होता। तो मैंने तो दोनों करके दिखा दिए, पर अगर तुम्हें x से 120 मिल गया ना तो फिर यही आंसर होगा, ये y चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कोई मसला? ये एक बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है, बहुत आता है ये। सही है, तो 52 भी मेरे ख्याल में क्लियर है। अच्छा, फिर इस पे आ जाते हैं। अ फैशन मॉडल इज पेड 5 लाख, एक साल में $5 लाख कमाता है। इफ द नेक्स्ट बेस्ट पेड जॉब ही कुड गेट इज एज अ टीचर, 1 लाख पे, व्हाट आर इज ट्रांसफर अर्निंग्स एंड इकोनॉमिक रेंट। 1 लाख रुपए इसकी ट्रांसफर अर्निंग है, क्योंकि ये नेक्स्ट बेस्ट में इतने में काम करने के लिए तैयार है, इससे कम में काम नहीं करेगा, इससे कम में काम ये नहीं करेगा, तो ट्रांसफर अर्निंग मेरी 1 लाख है। तो अगर मेरी ट्रांसफर अर्निंग 1 लाख है तो मेरा इकोनॉमिक रेंट कितना होगा, 4 लाख होगा। अगर मेरी करंटली इनकम 5 लाख है और मेरा ट्रांसफर अर्निंग 1 लाख है, तो बचा हुआ इकोनॉमिक रेंट है। सिंपल एमसीक्यू था ये भी, 53। अच्छा, और आगे बढ़ता हूँ। 54। अच्छा, 54 क्या है, लैंड लेबर मुझे दिया हुआ है। सही है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है इसमें, employs two factors of production, the table shows the marginal product of these factors and their respective cost। मतलब मुझे इन लोगों ने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दी हुई है और कॉस्ट भी दी हुई है। सही है। which adjustment in factor use would be most likely, ये adjustment in factor use का मतलब क्या है कि किसी को बढ़ा देना या किसी को कम कर देना। सही है, ठीक है, किसी को बढ़ा देना या किसी को कम कर देना। would be the most likely to bring the firm nearer to the least cost combination, मुझे एक तरह से least cost combination की तरफ आना है। सही है, of inputs for its current output level। तो इसको बताऊं किस तरह करना है, पहले सुन लो, तरीका सुन लो। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लैंड इक्वल करना है मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर। मुझे इन दोनों रेशियोज को इक्वल करना है। तो करेंटली मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड क्या है, 1, प्राइस क्या है 4, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है 5, प्राइस क्या है 3। अच्छा भाई, मुझे कोई बता दो कि 1/4 क्या होगा, 0.25, और 5/3 क्या होगा, 5/3 क्या होगा 1.6। तो बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना तो मेरी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मेरी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेबर को बढ़ाना चाहिए, किसी ने मुझे बोला मुझे लेबर को बढ़ाना चाहिए, और मुझे लैंड को कम करना चाहिए। तो लेबर को बढ़ाना चाहिए, लैंड को कम करना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, बी। सही है, समझ आ गया ये। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, मसला है तो लिख दो भाई, 54, किसी को मसला नहीं चाहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रिपीट, मुझे लैंड और लेबर दिया हुआ है, मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड डिवाइड बाय प्राइस ऑफ लैंड करा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ लेबर, मुझे इन दोनों रेशियोज को इक्वल करना है। ये एक फर्म का रेशियो होता है, जिस तरह MUX ओवर PX इक्वल्स टू MUY ओवर PY होता है ना, इसी तरह यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एक गुड मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दूसरा, इन दोनों रेशियोज को इक्वल करना है। तो MP ओवर प्राइस करते हैं। ठीक है, मेरे पास 1/4 और 5/3, मेरे पास दो आंसर आ गए, 0.25 लैंड का आया और 1.6 लेबर का आया। इसका मतलब है कि लेबर मुझे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, लेबर की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, लेबर मुझे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो अगर मुझे लेबर ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो मुझे लेबर को बढ़ाना चाहिए ना, और लैंड से मुझे कम रिटर्न मिल रहा है तो लैंड को मैं कम कर देता हूं। अगर मैं इसको कम करूंगा और इसको बढ़ाऊंगा तो मेरे रेशियो के करीब आ जाऊंगा मैं। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको कम करूंगा तो ये आंसर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब मैं इसको कम करूंगा तो ये आंसर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये आंसर गिरना शुरू हो जाएगा। और ये मेरी स्विचिंग चलते रहेगी जब तक ये दोनों रेशियो इक्वल ना हो जाए, मेरी ये स्विचिंग चलते रहेगी जब तक ये दोनों रेशियो इक्वल ना हो जाए। सही है, समझ आया आप? जिस तरह मैं दो गुड्स के बीच में स्विचिंग करता हूँ ना, यहाँ पर भी मुझे स्विचिंग करनी है। सही है, तो वो एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम था, ये एक
प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है, इसको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। नॉर्मली लैंड और लेबर और कैपिटल का होता है, पर ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा हुआ है, एमपीके ओवर पीके, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ लेबर। नॉर्मली मुझे ये रेशियो इक्वल करना होता है, पर इसने मुझे लैंड और लेबर दिया हुआ है तो मैंने रेशियो बना लिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 55, द टेबल शोज 5 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो। ये 5 फर्म कंसंट्रेशन का रेशियो का मतलब क्या होता है भाई? ये कंसंट्रेशन रेशियो जो होता है ना, ये एक अंग्रेजी टर्म है, कोई इसका कोई बड़ा मतलब नहीं है। कंसंट्रेशन रेशियो का मतलब क्या है कि 4 बड़ी फर्म्स या 5 बड़ी फर्म्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि 4 मार्केट की सबसे बड़ी कॉलेजेस, इनके पास जितना बच्चा है ना उसका परसेंटेज अलग कर दो, और बाकी मार्केट में जितना बच्चा है उसका परसेंटेज अलग कर दो। लेट्स से मैं कहता हूं कि कराची की 4 बड़ी कॉलेजेस में पूरे कराची का 30% बच्चा है, कराची की 4 बड़ी कॉलेजेस में पूरी कराची का 30% बच्चा है, तो ये 30% इन 4 कॉलेजेस को मिला के, बाकी 70% जो है वो तकरीबन 200-250 कॉलेज जितनी भी हैं वो उनका है। तो इसका मतलब है कि इनके पास 30% पूरी मार्केट का है। मार्केट शेयर एक सिंगल फर्म का मार्केट शेयर नहीं है, 4 फर्म्स का मार्केट शेयर है बेसिकली। सही है, तो 5 फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो होता है, 4 फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो होता है, 3 फर्म भी हो सकता है। सही है, तो अलग अलग हो सकता है, 7 फर्म भी कर सकता हूँ, 8 फर्म भी कर सकता हूँ, तो डिपेंड करता है। सही है। अच्छा, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? अब इसने मुझे टेबल में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स अकाउंटेड बाय द 5 लार्जेस्ट फर्म्स। तो इसका मतलब है ये 5 फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो है। ठीक है। अच्छा, टोबैको का 5 बड़ी फर्म्स का अगर मैं मार्केट शेयर मिला दूं ना तो 95%। इसका मतलब है 5% इन लोग ने छोटे छोटी फर्म्स के लिए छोड़ा हुआ है, इन लोग ने सिर्फ 5% छोटी छोटी फर्म्स के लिए छोड़ा हुआ है। इसका 60 है, इसका भी 60 है, और इसका 12 है। 5 लार्जेस्ट फर्म्स का मार्केट शेयर मिला के भी इसका 12% बन रहा है। इसका मतलब है कि इस मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, इस मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि अगर 5 लार्जेस्ट फर्म्स का सिर्फ 12% है, इसका मतलब है कि 88% अभी भी कंज्यूमर मेरा बाहर है, और ये लार्जेस्ट है। तो इसका मतलब कितनी छोटी छोटी फर्म्स होंगी, इसका मतलब है कि कितनी छोटी छोटी फर्म्स होंगी जिन लोगों ने 88% कैप्चर किया हुआ है। The firms are of equal size in the steel industry and water supply industry. अब मैंने माना दोनों के परसेंटेजेस इक्वल हैं, पर आप परसेंटेजेस से इंडस्ट्री के साइज को नहीं निकाल सकते। आप इंडस्ट्री के साइज को नहीं निकाल सकते, आपको एब्सोल्यूट नंबर्स देखने पड़ते हैं। एब्सोल्यूट नंबर्स का मतलब कि नंबर ये परसेंटेज फॉर्म में नहीं देखा जाता, ये नंबर फॉर्म में देखा जाता है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। द प्रिंटिंग इंडस्ट्री इज मोर कंपेटिटिव देन द टोबैको इंडस्ट्री। टोबैको इंडस्ट्री में 5 लार्जेस्ट फर्म्स का 95% शेयर है, और यहां पर 5 लार्जेस्ट फर्म्स का 12% शेयर है। इसका मतलब है कि 5% मेरे बाकी प्रोड्यूसर्स के पास है, बाकी प्रोड्यूसर्स मतलब रिमेनिंग प्रोड्यूसर्स। यहां पर 88% रिमेनिंग प्रोड्यूसर्स के पास है। तो बताओ ज्यादा कंपेटिटिव कौन सा है, बताओ ज्यादा कंपेटिटिव कौन सा है? प्रिंटिंग वाला ना, तो मेरा आंसर क्या होगा? बी होगा। द प्रिंटिंग इंडस्ट्री इज मोर कंपेटिटिव देन टोबैको इंडस्ट्री। द प्रिंटिंग कंपनी इज मोर कंपेटिटिव देन टोबैको इंडस्ट्री। सही है। कोई टेंशन? फिफ्टी सिक्स देख लेते हैं, सी भी करेक्ट नहीं है। अच्छा, द टोबैको इंडस्ट्री इज अ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में एक फर्म का देखा जाता है, यहाँ पर तो 5 फर्म्स का है। 5 फर्म्स के शेयर से मोनोपोली थोड़ी डिटरमाइन कर सकते हैं सारे में, एक फर्म का देखते हैं मोनोपोली में। सही है, मोनोपोली में एक फर्म का देखते हैं, 5 फर्म का नहीं देखते। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो का कॉन्सेप्ट ओलिगोपोली में आता है। टू इंक्रीज इट्स लेबर फोर्स फ्रॉम 20 to 21। अगर मुझे 20 से 21, मेरे पास भी 20 वर्कर है, मुझे 21 वर्कर का आना है। सही है। A firm has to increase its daily wage rate from 50 to 52। मुझे बताओ अगर मेरे पास 20 वर्कर हैं, तो 20 वर्कर को अगर मैं 52 दे रहा हूँ, 52 दे रहा हूँ, तो टोटल कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाई बाय 52 कितना होगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 52 बता दो कोई। ओ सॉरी, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होगा पहले ये बता दो, मैंने डायरेक्ट 52 देख लिया। 50 कितना होगा? 1000 होगा, 1000 होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा, अब अगर मुझे 21 वर्कर करने हैं, तो 21 वर्कर को मुझे फिर 52 देने पड़ेंगे, डेली वेज रेट को 52 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1092।
तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो 92 आ जाएगा। सवाल क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर पर डे। एडिशनल कॉस्ट मेरी कितनी जा रही है, 92 जा रही है। एडिशनल कॉस्ट मेरी कितनी जा रही है, 92 जा रही है। तो आंसर क्या होगा, सी। अगर मुझे 20 से 21 वर्कर पे आना है तो मेरी टोटल, मेरी जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है वो 92 आ रही है हर दिन की। हर दिन के 92 मेरे बढ़ गए। अब पहले मैं 1000 देता था, 1092 दे रहा हूँ। इसका मतलब है हर दिन मुझे अब $92 ज्यादा देने पड़ते हैं। सही है। तो 56 एक बहुत कॉमन एमसीक्यू है जो कि बहुत रिपीट होता है। सही है। तो 56 भी हो गया। 57, ये बेसिक मैथ है भाई। 57 बेसिक मैथ है। सबसे पहली चीज, इंफॉर्मेशन दी हुई है, व्हाट इज द फर्म्स आउटपुट। फर्म का आउटपुट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फर्म का आउटपुट पूछ रहा है। सबसे पहले अगर मुझे अपने एवरेज टोटल कॉस्ट चाहिए तो मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करता हूँ। अच्छा, लेट से मुझे मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी हुई तो मैं क्या करूंगा, मैं एवरेज टोटल कॉस्ट में से एवरेज फिक्स कॉस्ट को माइनस करूंगा, मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। मैं एवरेज टोटल कॉस्ट में से एवरेज फिक्स कॉस्ट को माइनस करूंगा, मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, मुझे एवरेज टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, क्या ये कह सकता हूँ मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट $80 है? क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट $80 है? अच्छा, फिर मुझे इसने वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है टोटल। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है $80, मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है $80, मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है $6400। तो मैं क्वांटिटी को एक्स करके नहीं निकाल सकता, मैं क्वांटिटी को एक्स करके नहीं निकाल सकता। 80 यूनिट आंसर आएगा। ठीक है, डी 80 यूनिट्स। ठीक है, बेसिक मैथ थी है, खाली फॉर्मूले यूज करना है बस। सही है। अच्छा, और आगे आ जाते हैं। अ हाउस होल्ड, a household which spends all its income, एक हाउस होल्ड है जो कि अपनी पूरी इनकम खर्च करता है बनानाज और एप्पल्स पे, सिर्फ केले और सेब खाता है। मेक्स द फॉलोइंग परचेजेस। ठीक है भाई। अच्छा, बनाना एक 2.5 का है और एप्पल एक $1 का है। द हाउस होल्ड डिराइव्स ट्वाइस एज मच यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ बनानास कंज्यूम्ड एज फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ एप्पल्स कंज्यूम्ड। ये कह रहा है कि अगर मैं एक यूनिट अभी कंज्यूम करता हूं ना, तो एप्पल में जितनी सेटिस्फेक्शन आएगी ना, एडिशनल यूटिलिटी, अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाना का और एप्पल का भी कंज्यूम करता हूं, तो एप्पल में अगर मेरी एक यूटिलिटी आ रही है ना, तो बनाना में दो आएगी, क्योंकि बनाना में डबल यूटिलिटी है। क्योंकि लाइन को समझो, द हाउस होल्ड डिराइव्स ट्वाइस एज मच यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ बनानास कंज्यूम एज फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ एप्पल्स कंज्यूम। अगर बनाना पे मुझे दो मिल रहा है ना, तो इस पे मुझे एक मिलेगा, तो बनाना पे डबल है, बनाना पे यूटिलिटी डबल है। तो मुझे क्या करना है, मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना को mu over price, marginal utility of banana divided by price of banana equals to marginal utility of apple, marginal utility of apple divided by price of apple, marginal utility of apple divided by price of apple। अच्छा, मुझे प्राइस ऑफ बनाना दिया हुआ है $2.5 और मुझे प्राइस ऑफ एप्पल दिया हुआ है $1.00। मुझे अब रेशो को कंप्लीट करना है। मुझे ना इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना दी हुई है, ना इसलिए मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल दी हुई है। पर मुझे इसने ये बोल दिया है कि जितनी एप्पल की होगी, इसने बोला जितनी एप्पल की होगी उससे डबल बनाना की होगी। सही है, इसने मुझे बोला जितनी एप्पल की होगी डबल बनाना की होगी। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि मेरा एप्पल में एमयू 1 है, मेरा एप्पल में एमयू 1 है, तो अगर एमयू ऑफ एप्पल 1 है तो एमयू ऑफ बनाना कितना होगा, डबल होगा ना। अगर एमयू ऑफ एप्पल 1 है तो एमयू ऑफ बनाना कितना होगा, 2 होगा। तो इस रेशो के आंसर निकालो, 2 डिवाइड बाई 2.5 क्या आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 2.5 क्या आ रहा है 0.8, और 1 डिवाइड बाई 1 आ रहा है। अच्छा, मेरे पास अब दो आंसर आ गए, ये मेरा बनाना का है, ये मेरा एप्पल का है। ये मेरा बनाना का आंसर है और ये मेरा एप्पल का आंसर है। अब अगर मुझे अपनी इन दोनों रेशियोज को इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इन दोनों रेशियोज को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, जिससे मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है उसको ज्यादा कंज्यूम करो, जिससे कम मिल रही है उसको कम करो। जिससे ज्यादा मिल रही है उसको ज्यादा करो, जिससे कम मिल रही है उसको कम करो। तो कंजम्पशन ऑफ एप्पल्स को बढ़ा दो और कंजम्पशन ऑफ बनानास को गिरा दो, तो आंसर क्या होगा, ए। है ये, समझ आ गया।
तो 58 भी हो गया। एक बार देख लो इसको भाई, इसको मसला है। क्या आ गया ये? अच्छा ये सही है, 58 हो गया। 59 भी एक बार देख लो, सिंपल एमसीक्यू है। A utility maximizing consumer spends whole of his disposable income of $40 on food and clothing. The table shows the price of food and the quantity purchased by the consumer and the marginal utility he derives from food consumption. सही है। इसने मुझे फूड की हर चीज दी हुई है, सही है, और मुझे क्लोथिंग का इसने यूटिलिटी दी हुई है। इसने बोला कि एमयू ऑफ क्लोथिंग 2 यूनिट्स है और मुझे इसने फूड की पूरी, तो मुझे वापस अपना रेशियो इक्वल करना है बस। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फूड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ फूड इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम क्लोथिंग डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ क्लोथिंग। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फूड कितना है? 10। प्राइस कितनी है? $5। अच्छा, इसने मुझे क्लोथिंग की यूटिलिटी दी हुई है, इसने बोला 2 है, मुझे प्राइस पता करनी है, तो प्राइस क्या होगी? जल्दी से एक्स निकाल लो। प्राइस ऑफ क्लोथिंग क्या होगी? प्राइस ऑफ क्लोथिंग निकाल लो जल्दी। प्राइस ऑफ क्लोथिंग है $1। तो इस टेबल से देख के बता दो किधर आ रहा है, बी पे आ रहा है, ये रहा। व्हाट इज द प्राइस ऑफ क्लोथिंग पर यूनिट एंड द क्वांटिटी परचेज बाय द कंज्यूमर। सिंपल एमसीक्यू है, बी आ गया, ठीक है। ये सारे रेशियो से हो रहे हैं, इक्वी मार्जिन प्रिंसिपल वाले, ठीक है। 60 जो एमसीक्यू है, मैं तुम लोग को ये बहुत बार करा चुका हूँ। एमसीक्यू नंबर 60 में बहुत बार करा चुका हूँ पिछले सेशन में, तो ये मैं नहीं करा रहा, मैं एक और एमसीक्यू करा रहा हूँ आगे। The table shows the firm's total and marginal cost. The table shows the firm's total and marginal cost. अच्छा भाई, इस मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट अज्यूम कर लो। व्हाट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट? तो पहले यूनिट में मेरी टोटल कॉस्ट 340 है और मेरी वेरिएबल कॉस्ट 40 है, तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 300 मेरी फिक्स कॉस्ट होगी। मुझे एक बात बताओ, पहले यूनिट पे मेरी टोटल कॉस्ट 340 है, मेरी मार्जिनल कॉस्ट 40 है, तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 300 होगी। ऑब्वियस सी बात है ना, सही है। फिर इसने मुझसे क्या मांगा है? व्हाट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स। इस फिक्स कॉस्ट को डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगा, इस फिक्स कॉस्ट को डिवाइड बाय 6 कर दूंगा, तो क्या आंसर आएगा? 50। तो आंसर क्या होगा? 50। सही है।